आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। आज एक इतर विषय और बिंदु लेके जो काफ़ी ज्वलंत है और गाहे बगाहे हम कहीं न कहीं उस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं। मसला देश का नहीं है, मसला पड़ोस का है। अपना एक सार्क देश का सहयोगी राष्ट्र जो पहले कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, आज राजनीतिक उथल पुथल और अव्यवस्था का शिकार हुआ है। वहाँ की आदरणीय सम्मानित जनता ने, वहाँ के नागरिकों ने अपने ही देश के शासन के खिलाफ एक आंदोलन किया, जिसमें हिंसा भी हुई और परिणाम ये हुआ कि वर्तमान सरकार को अपना दायित्व छोड़ना पड़ा और एक अंतरिम सरकार का वहाँ गठन किया गया जो देश की व्यवस्था को चलाएगी। तरह तरह के इसमें विचार विमर्श नेपाल के अंदर से, भारत के अंदर से, राजनीतिक विमर्श, जितने पंडित हैं अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी बौद्धिक योग्यता के अनुसार चिंतन मंथन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक घटना मुझे याद आती है कि जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों की आकांक्षाएं इतनी बढ़ गईं इस देश के अंदर कि आज़ादी मिलते ही जितनी समस्याएं हैं देश के अंदर, नई नई आज़ादी मिली है, लोकतंत्र आया है, तानाशाही खत्म हुई है, हम गुलाम नहीं रहे, सब कुछ सुलभ हो जाएगा। जितनी समस्याएं हैं देश की, समाज की, व्यक्ति की, लेकिन किसी राष्ट्र को बनने में, समाज को बनने में एक लंबी प्रक्रिया होती है। उस देश के दूरदर्शी नेताओं की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा बहुत मायने रखती है। कैसे देश को चलाया जाए, कैसे देश का विकास किया जाए, देश से समाज, समाज से व्यक्ति, कैसे कैसे उनका पुनरुत्थान किया जाए। नेपाल की घटना को याद करें तो वहाँ एक चला मूवमेंट साम्यवाद के नाम पे कि इस देश की सारी समस्याओं की जड़ में यहाँ का राजतंत्र है। यदि राजतंत्र हट जाएगा, हम सत्ता में आ जाएंगे। बात लोकतंत्र की नहीं हो रही है, बात सत्ता में दखल और सत्ता पे कब्जा करने की बात हो रही है। माध्यम लोकतंत्र था या चुनाव था, तो लड़ाई सत्ता को हस्तगत करने, सत्ता पे कब्जा करने के लिए थी, जो कि साम्यवाद के नाम पे लड़ी गई। मूल उद्देश्य था सत्ता पे कब्जा, और लोगों को यह सब बात दिखाया गया कि हम आएंगे, राजतंत्र खत्म होगा और इस देश के हर नागरिक की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सबके पास एक हेलीकॉप्टर होगा, हर घर में एक मर्सिडीज होगी, सबके घर में एक स्विमिंग पूल होगा। इतना ख्वाब दिखाया गया और कितने लोगों की हत्याएं की गई। मार्क्सवादियों ने, साम्यवादियों ने, कम्युनिस्टों ने कितने हजार लोगों की हत्याएं करी। खैर, उनका आंदोलन सफल रहा, राजतंत्र खत्म हुआ और सत्ता की चाबी उनके हाथ में चली गई। लेकिन समस्या जस की तस। मुझे घटना याद आती है, एक मोरवी रियासत है गुजरात में। वहाँ पे आज़ादी के पहले ही वहाँ के जो राजा थे, उनने महिलाओं के लिए शिक्षा, वहाँ संविधान और कई तरह की योजनाएं लागू करी जो राजतंत्र के लिए एक सपना था। गांधी जी भी गए थे वहाँ पे और उन्होंने बहुत प्रशंसा करी थी इस बात को लेके कि यहाँ के राजा शिक्षा को लेके और राज्य के हर नागरिक के उत्थान को लेके कितने चिंतित हैं। राजतंत्र होने के बाद भी वर्तमान करीब 20-25 साल पहले जो उनके रियासत नहीं रहा, अब तो भारत के हिस्सा बन गए, जो वहाँ पे थे उनके वंशज थे, उनसे पूछा किसी पत्रकार ने, शायद इंडिया टुडे के पत्रकार ने पूछा कि आपने राजतंत्र भी देखा है, डेमोक्रेसी भी देखी है इस देश के अंदर, लोग वोट देते हैं और चुनाव होता है और नेता बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, अंतर क्या है दोनों में? राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या है? तो तत्कालीन उनके वंशज ने बताया कि राजतंत्र में कुछ हजार लोग मिलके कुछ लाख लोगों को लूटते हैं, लोकतंत्र में
कुछ लाख लोग मिलके करोड़ों लोगों को लूटते हैं। इस घटना का जोड़िए आप नेपाल से। राजतंत्र गया, लुटेरे कम थे, लोकतंत्र आ गया, लुटेरे बढ़ गए। सबको भूख लगी थी, लूटो, कमीशन लूटो, पुल बनाओ तो उसमें लूटो, रोड बनाओ उसमें लूटो, जितनी योजनाएं हैं सब लूट करो। ये लोकतंत्र की विशेषता है। कोई सत्ता हो, बिना कमीशन काम नहीं होता। ये ईमानदारी की बात है, क्योंकि उनको अपने बच्चे पालने हैं, पेट पालने हैं, राजनीति करनी है, और बिना पैसे राजनीति होती नहीं है। यही हुआ नेपाल के अंदर। लोगों को ख्वाब दिखा, राजा जी जाएंगे, राजा जी गए, हितीमल छोड़ के, नारायण मल छोड़ के, और नए साहब आ गए, और साहब ने ऐसा करामात दिखा दिया कि लोगों ने उनको ही भगा दिया वहाँ से। तो लोकतंत्र एक लूट का माध्यम है, तंत्र है ये। भारत में चूंकि एक बड़ा देश है, यहाँ लूटने के बाद ही बहुत कुछ बच जाता है, काम हो जाता है। यहाँ पे यहाँ स्टाइल अलग है काम करने की, लूटने की स्टाइल अलग है। यहाँ पे जनता उस बात को समझ नहीं पाती, क्योंकि इतने शार्प शूटर हमारे पास पड़े हुए हैं, इतने शातिर लोग पड़े हुए हैं। आप जब सोचेंगे तब तक काफ़ी समय बीत चुका होता है। इसलिए जनता का जो मूवमेंट था, उसका समर्थन करें या ना करें, यह बात माननी पड़ती है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। कई हाथों में सत्ता जाएगी तो लूट बढ़ेगी, खसोट बढ़ेगी, क्योंकि सबको अपना पेट भरना है। अपने बुढ़ापे की चिंता सबको करनी है। जो आज ऐशो आराम आपको पद पर रहते मिल रहा है, कल सत्ता नहीं रही तो हेलीकॉप्टर में तेल कहाँ से आएगा, होटलों में सैर सपाटे कैसे करेंगे, विदेश कैसे जाएंगे। तो अपनी इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए आदमी लोकतंत्र की बलि चढ़ा देता है। यही हुआ नेपाल के अंदर। एक आदमी गया, 20 राजा खड़े हो गए, और उन्होंने बारी बारी से देश को लूटना शुरू किया। परिणाम सामने है। एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं नेपाल की पूरी जनता को बधाई देता हूँ इस आंदोलन के लिए, इस आंदोलन के परिणाम के लिए। लेकिन एक मजबूत नेपाल की ज़रूरत जितनी नेपाल को है, उतनी भारत को भी है। ये वहाँ के लोगों को सोचना होगा कि भारत उनका मित्र था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि शाश्वत संबंध हमारे हैं। संस्कृति एक है, हिंदुत्व के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे पड़ोसी हम एक हैं। कोई वीज़ा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, सब सम्मान करते हैं नेपाल का। इसलिए इस घटना को इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वो अति सुंदर होगा, क्योंकि परमात्मा अन्याय और अन्यायी को बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं करता है। इतनी बात कहनी थी। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।